हेलो गाइज, मैं हूं भावना चौधरी और आप देख रहे हैं एक एजुकेशनल चैनल नर्सिंग पाठशाला, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां अपन डिस्कस कर रहे थे राजस्थान सीएचओ का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है 10 अक्टूबर को, उसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है अपने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। अगर आपने विजिट नहीं किया तो ज़रूर विजिट कर लेना। ये अपना थर्ड पार्ट रहेगा जिसमें अपन टोटल 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रेशनली अपन हर एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है उसको अपन यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो अपन अपनी क्लास यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रत्येक प्रसव पूर्व जाँच में से निम्नलिखित की जाँच होनी चाहिए। हिंदी में पेपर आया था और इसकी वजह से थोड़ी सी जो टाइपिंग है वो मिसप्रिंट हुई थी और कुछ एक वर्ड है जो मिसप्रिंट भी मिले थे पेपर में, ऐसा जो पेपर में देखने को मिला था। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं अपन कि हर एक लेबर से पहले इनमें से कौन से जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो किए जाने चाहिए। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में अपने पास में है हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड एचसीजी। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड यूरिन एल्बुमिन। ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड ब्लड शुगर। ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड HPL। व्हाट इज HPL? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड HCG से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो हर एक लेबर से पहले अपन इनमें से कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो परफॉर्म करेंगे। तो अपन हीमोग्लोबिन जो HB लेवल है वो चेक करेंगे, साथ में अपन यूरिन शुगर एंड यूरिन एल्बुमिन चेक करेंगे। हम यूरिन एल्बुमिन इसलिए यहाँ चेक कर रहे हैं क्योंकि अपने को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की कंडीशन तो वहाँ अराइज नहीं हो रही है। और प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की कंडीशन अराइज होती है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में अपन इंक्लूड करते हैं, इसलिए अपने को आइडेंटिफाई करना है यूरिन एल्बुमिन या यूरिन प्रोटीन को बिफोर एनी लेबर, जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सके कि जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क तो नहीं है। क्योंकि एक्लेम्सिया की कंडीशन होगी या प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन होगी तो जो क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलेगा वो प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपन जो यूरिन एल्बुमिन है उसको अपन डिटेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गर्भवती महिला को 4 महीने के गर्भ पर टिटेनस टॉक्सोइड का पहला टीका लगाया गया था। 8 महीने में जांच के लिए आई है, आपके टीके के बारे में क्या निर्णय लेना होगा। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको 4 मंथ पे टिटेनस टॉक्सोइड लगाया था, यानी फर्स्ट डोज आपने यहाँ पे एडमिनिस्टर कर दी है। नेक्स्ट वो जो 8 महीने की जो प्रेगनेंसी है उस पर नेक्स्ट है असेसमेंट के लिए है, तो नेक्स्ट जो डोज है उसके बारे में आप क्या डिसीजन लेने वाले हो। ऑप्शन ए है टीटी का टीका नहीं लगाएंगे। ऑप्शन बी टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे। ऑप्शन सी टीटी का 0.5 ml की जगह 1 ml टीका लगाएंगे। एंड ऑप्शन डी क्या है, आप टीटी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद टीटी के एक और टीके के लिए बुलाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टीटी का सेकंड डोज है वो यहाँ पे एडमिनिस्टर करने वाले हैं, बिकॉज जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें जो गाइडलाइन है उसमें अच्छे से इंडिकेट कर रखा है कि टीटी के 2 डोज लगते हैं। तो अपन सेकंड डोज है वो यहाँ पे एडमिनिस्टर करने वाले हैं। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी SB के आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको जो केमिकल है वो कौन सा काम में लेना। तो अपन यहाँ पे जो काम में लेने वाले हैं NaOH काम में लेंगे अपन, NaOH अपन यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भवती महिला को कौन से संक्रमण के लिए जांचना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे इनमें से कौन कौन से इन्फेक्शन की आपको जांच कर लेनी चाहिए, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन ए है HIV, ऑप्शन हेपेटाइटिस A एंड सिफिलिस। ऑप्शन बी है HIV, हेपेटाइटिस B एंड सिफिलिस। ऑप्शन सी है HIV, हेपेटाइटिस C एंड सिफिलिस। एंड ऑप्शन डी है HIV, हेपेटाइटिस E एंड सिफिलिस। तो अपन यहाँ पे जो
आइडेंटिफाई करने वाले हैं वो HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो परफॉर्म किए जाते हैं ताकि जो न्यूबॉर्न है उनको इन्फेक्शन गेटिंग से प्रिवेंट कर सके। ओके, नेक्स्ट है पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन एंड एक्सल लाइन में कितने घंटे का अंतराल होता है। तो पार्टोग्राम क्या है, पार्टोग्राम या पार्टोग्राफ की अपन बात करें तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है बिफोर और ड्यूरिंग लेबर। जो मदर है उसकी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, फीटल हार्ट रेट है, सर्विक्स डायलेशन है, उसके रिगार्डिंग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ताकि जो अर्ली इनिशिएशन किया जा सके, कोई भी कॉम्प्लिकेशन या फर्दर इंजरी के रिगार्डिंग अर्ली जो डिटेक्शन है वो यहाँ पे किया जा सकता है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन के बीच में कितने घंटे का गैप यहाँ पे होना चाहिए। तो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन है उसमें मिनिमम जो गैप होता है वो होता है 4 आवर का जो गैप होना चाहिए। वहाँ पे गैप कितना रहता है 4 आवर। पार्टोग्राम में कुछ दो इस तरह से लाइन बनती है। फर्स्ट जो लाइन होती है वो अलर्ट लाइन होती है, सेकंड जो लाइन होती है वो एक्शन लाइन होती है। दोनों के बीच जो गैप रहने वाला है वो 4 आवर का रहने वाला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होने वाला है कि 4 घंटे का गैप अलर्ट एंड एक्शन लाइन के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जन्म के कितने समय बाद शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग एज सुन एज, जैसे बेबी डिलीवर हुआ है उस कंडीशन में मदर को इनिशियली स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता था सिजेरियन सेक्शन के लिए तो अपना आंसर जो होता विद इन 4 आवर होता है। अपन एलाबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको जनरली क्वेश्चन पूछा गया, अगर यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन देख के आपको क्वेश्चन पूछा जाता तो अपन बोलते कि विद इन 4 आवर यहाँ पे मदर है वो ब्रेस्ट फीड यहाँ पे स्टार्ट कर देती है। बट यहाँ पे पूछा ये गया है कि ना आपको सिजेरियन सेक्शन के बारे में बोला ना नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बोला। तो अपन क्या है यहाँ पे एक नॉर्मल सिचुएशन मान के चलेंगे, वेजाइनल डिलीवरी मान के चलेंगे क्योंकि अपने पास में सिचुएशन नहीं दे रखी है। तो इस कंडीशन में अपन ऑप्शन ए को चूज करेंगे कि अगर अपने पास में कोई भी सिचुएशन नहीं दे रखी है तो विद इन 1 आवर जो मदर है वो ब्रेस्ट फीड है उसको इनिशिएट कर देना है। अगर सिजेरियन सेक्शन दे रखा होता तो विद इन 4 आवर इनिशिएशन अपन करवाते हैं मदर से ब्रेस्ट फीड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है। ऑप्शन ए है 100 ml, ऑप्शन बी है 300 ml, ऑप्शन सी है 500 ml एंड ऑप्शन डी है 700 ml। तो नॉर्मली जो पोस्टपार्टम हेमरेज के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है उसमें 400 ml जो ब्लड है वो लॉस होता है। ओके, नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार नाल यानी प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है। BMW जब अपन ने पढ़ा था वहाँ पे अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था क्योंकि जो ब्लड है और ब्लड से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी ड्रेसिंग या सोइल्ड जो आर्टिकल्स होते हैं अपन किस में डालते हैं, येलो बैग में डालते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, येलो बैग पीली थैली होगी क्योंकि प्लेसेंटा क्या है, ब्लड एक कंपोनेंट है। ओके, जो बॉडी पार्ट है ह्यूमन एनाटोमिकली जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे किस में जाते हैं, येलो बैग में जाते हैं। नेक्स्ट क्या है पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय बाद किया जाना चाहिए। जो पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन है वो डिलीवरी हुई है उसके कितने टाइम के बाद किया जाना चाहिए। ऑप्शन क्या है अपने पास में, ऑप्शन ए दे रखा है 12 घंटे से 7 दिन, ऑप्शन बी है 24 घंटे से 7 दिन, ऑप्शन सी है 48 घंटे से 7 दिन एंड ऑप्शन डी क्या है 72 घंटे से 7 दिन। तो जो पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन का उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर के बाद होता है। जो लेबर है उसके 24 आवर के बाद होता है। 24 आवर के बाद जो पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन वहाँ पे किया जाता है। क्योंकि जस्ट आफ्टर द लेबर क्यों नहीं किया जाता है, जस्ट आफ्टर द लेबर वहाँ ट्यूब है उसको आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करना इतना ईजियर नहीं रहता जितना कि आप अपन 24 आवर बाद में अपन उसको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर आप जस्ट आफ्टर द डिलीवरी वहाँ पे स्टरलाइजेशन के प्रोसेस पे साथ ही करने जा रहे हो तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए प्रीफर जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 24 आवर टू 7 डेज। ओके, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। 48 आवर के वे भी डिलेमेंट हो जाएगा। साथ में क्या है मदर है जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है तो उसको 72 आवर जो इंस्टीट्यूट है उसमें रखा जाता है। तो अगर आप 48 आवर बाद में वहाँ पे स्टरलाइजेशन करोगे तो फिर से उसको क्या है 2 डेज स्टे करना पड़ेगा। ओके,
तो इसलिए यहाँ पे जो प्रीफर टाइम दिया है वो 24 आवर ही दिया है, तो ऑप्शन बी है उसको अपन करेक्ट मानेंगे। बाकी जो है वो डिपेंड करता है कि अपना बोर्ड इसको क्या करेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लियोनोजेस्ट्रल एलएनजी आईयूसीडी को कितने समय बाद बदल लेना चाहिए। तो एलएनजी जो है उसका जो ड्यूरेशन है, वर्किंग जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 10 ईयर्स। 10 ईयर तक ये क्या रहती है, इफेक्टिव रहती है। बाकी जो कॉपर टी जो सेकेंड जनरेशन आईयूसीडी है उसमें क्या है 5 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है, बट जो थर्ड जनरेशन है उनमें 10 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है। बट गाइडलाइन में ये भी मेंशन कर रखा है कि उनको चेंजमेंट जो है वो 5 ईयर बाद में कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे 5 ईयर और 10 ईयर दोनों ही मेंशन कर रखा है, तो देखते हैं बोर्ड इसको क्या करेक्ट करता है। जो चेंजमेंट का ड्यूरेशन है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो 5 ईयर का दे रखा है, बट इसकी इफेक्टिवनेस है वो 10 ईयर तक परसिस्टेंट रहती है। 10 ईयर तक ये एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वहाँ पे वर्क करता है। तो देखते हैं बोर्ड इसको क्या करेक्ट करता है। अभी अपन इसको 5 ईयर यहाँ पे करेक्ट मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट है LETEN, क्या है, नोर एथिनड्रोन इनेट गर्भधारण में कितने समय के लिए बचाता है। तो क्या है LETEN, नोर एथिड्रोन इनेट और नॉन एथिस्ट्रोन इनेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स, जो कि आफ्टर जो चाइल्ड बर्थ है या फिर अबॉर्शन के बाद है वो प्रिस्क्राइब की जाता है। मेनली होता क्या है इसमें, ओनली प्रोजेस्ट्रोन होता है और वो भी इंजेक्टेबल होता है। इंजेक्शन के थ्रू IM रूट के थ्रू अपन इंजेक्ट करते हैं और ये कॉन्ट्रासेप्टिव का वर्क करता है अप टू 2 मंथ। 2 मंथ के बाद में रिपीट करते हैं अपन डोज को, सेम डोज को रिपीट करते हैं और फिर से 2 मंथ के लिए वो क्या है कॉन्ट्रासेप्शन का वर्क वहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में अपने क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कितने टाइम के लिए जो प्रेगनेंसी है उससे बचाता है, तो ये 2 मंथ तक प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पोषक तत्वों में से संबंधित कमी कौन सी है। एडोलेसेंट में सबसे ज़्यादा कौन सी डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो डेफिशिएंसी जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आयरन डेफिशिएंसी, नोट आयोडीन। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुआ है, सॉरी फॉर दैट, नोट आयोडीन, हियर इज़ द आयरन। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो मोस्ट कॉमनली जो एडल्सेंट है इसमें देखने को मिलता है डेफिशिएंसी डिजीज़ में। और इसी के रिगार्डिंग क्या है, जो RMNCH+A प्रोग्राम है क्या है उसमें एडोलेसेंट है, +A का मतलब क्या था इसमें एडोलेसेंट है। और एडोलेसेंट जो है एडोलेसेंट एज ग्रुप के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू आयरन की जो टेबलेट है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। किसके लिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि जो एडोलेसेंट है उसमें इनमें से कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी की वजह से डिजीज़ कंडीशन होती है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमनली एडोलेसेंट में देखा जाता है। और उसी के रिगार्डिंग RMNCH+A प्रोग्राम के अंतर्गत जो एडोलेसेंट है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आयरन की टेबलेट है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में किशोरावस्था में मौत का सबसे बड़ा कारण क्या है। जो एडोलेसेंट डेथ है वो किसके कारण होती है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन है आत्मदाह यानी सुसाइड, ऑप्शन बी दस्त यानी डायरिया, ऑप्शन सी सड़क दुर्घटना रोड एक्सीडेंट एंड ऑप्शन डी एनीमिया। तो जो एडोलेसेंट है उसमें जो डेथ है उसका मेनली जो रीजन रहता है वो रोड एक्सीडेंट यानी सड़क दुर्घटना जो है सबसे बड़ा कारण रहता है किशोरावस्था में मृत्यु का। नेक्स्ट है किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की मात्रा से डायबिटीज़ मेलाइटस का संदेह होना चाहिए। रैंडम ब्लड शुगर लेवल है वो किस क्वांटिटी से ज़्यादा होगा तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस रहते हैं। तो नॉर्मल ब्लड शुगर जो रैंडम ब्लड शुगर होता है वो अप टू 140 mg/dl है, वो नॉर्मल अपन कंसिडर कर सकते हैं। बट मोर देन 140 mg/dl से रैंडम ब्लड शुगर जा रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर की बात कही होती तो अपन क्या करेक्ट करते 200 mg/dl करते, लेकिन रैंडम ब्लड शुगर अगर वो
मोर देन 140 mg पर डे होगा तो वहाँ अपन को जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके रिगार्डिंग अलर्ट होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते सिवाय एक के। ऑप्शन में क्या दे रखा है, लेट मेनोपॉज, ऑप्शन बी जो है वो अत्यधिक वजन, ऑप्शन सी कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध, और ऑप्शन डी जो है शारीरिक व्यायाम न करना। क्या पूछा गया है, जो ब्रेस्ट कैंसर है उनके रिस्क फैक्टर है एक को छोड़ के। एक्सेप्शन का क्वेश्चन पूछा गया, एक्सेप्शन के क्वेश्चन में ही अपन मात खा जाते हैं, अपन के सिवाय नहीं पढ़ते, अपन सीधा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क पूछा गया है, लेट मेनोपॉज को अपन लगा देते हैं, टिक कर देते हैं। बट लेट मेनोपॉज जो है वो भी जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। साथ में हाईवी जो वेट है वो हो सकता है, और जो फिजिकल एक्टिविटी न करने की वजह से भी भी चांसेस रहते हैं वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होने के। लेकिन जो कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होने की वजह से मोस्टली जो कैंसर देखा जाता है वो सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू डेवलप होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि एक्सेप्शन का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार से फैलता है। ऑप्शन ए है त्वचा के माध्यम से, ऑप्शन बी लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, ऑप्शन सी है रक्त के माध्यम से, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों के माध्यम से। तो जो ब्लड जो कैंसर है वो स्प्रेड किसके थ्रू होता है, ब्लड एंड लिम्फेटिक चैनल दोनों के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। तो ऑप्शन बी और सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा कि ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसके साथ ये क्या ब्लड के थ्रू भी स्प्रेड हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इतने अपने क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है अपने अपने हिसाब से जितने पे अपने को कलेक्ट हुए हैं उस अकॉर्डिंग अपन ने बनाए। बाकी ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो अपनी जो आंसर सीट है उसमें क्या ऑप्शन करेक्ट मानेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड सर्किल को भी इनका लाभ मिल सके। थैंक यू।